हैंडल करती है किसी किस्म के इश्यूज को जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस देखती हैं। देम्स हैंडल्स इश्यूज रिलेटेड टू हाउ यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस देमसेल्फ हैंडल पर्सनल डाटा, इंश्योर करती है आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है। फिर यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजर ईडीबीएस कहते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि डाटा प्रोटेक्शन को देखती है यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और बॉडीज के अंदर। क्विक व्यू देख लेते हैं कि जो हमने जितना भी पीछे पढ़ा है उसके बारे में क्या है। हमने पढ़ा यूरोपीय यूनियन क्या है। बेसिकली 27 कंट्रीज की कॉपरेशन है जो कि देखती है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को। रोल क्या है इनका, कॉमन पॉलिसीज बनाती है डाटा प्रोटेक्शन पे के इंश्योर कर सके पीस को, स्टेबिलिटी को और कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, ये प्रेजेंट करती है यूरोपियन सिटीजन्स को और लॉ बनाती है। रोल क्या है इसका, हेल्प ड्राफ्ट बनाने में, अप्रूव करने में मदद करती है यूरोप के सिटीजन के राइट्स को। यूरोपियन कमीशन क्या है, ये प्रपोज करती है, इंश्योर करती है, इम्प्लीमेंट करती है यूरोपियन लॉज को, रिप्रेजेंट करती है यूरोप को इंटरनेशनली। ठीक है। ड्राफ्ट करती है जीटीपीआर को, मॉनिटर करती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, निगोशिएट करती है इंटरनेशनल डाटा ट्रांसफर एग्रीमेंट्स को। ठीक है। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट्स ऑफ ईयू मेंबर स्टेट्स, अप्रूव करती है जीटीपीआर को विद द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड बैलेंसेस नेशनल इंटरेस्ट विद द यूरोपियन गोल्स। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इंश्योर करती है यूरोप के लॉज को कि अप्लाइड हैं वो तमाम मेंबर स्टेट्स के में। और की रूलिंग्स लाइक जो हमने देखा है, श्रिम्स ने जो अपना केस जीता, उससे लगा कि जो हमारे जो यूरोप के लोग हैं उनका डाटा प्रोटेक्ट नहीं करता जब हम ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ, तो उसने केस किया और ये केस को जीता। तो फिर जो सेफ हार्बर जैसे और प्राइवेसी शील्ड जैसे फ्रेमवर्क थे वो इनवैलिड मनसूख हुए। यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंश्योर करती है कंसिस्टेंट जीटीपीआर एप्लीकेशन को अक्रॉस द यूरोप, गाइडलाइंस इशू करती है, रिजॉल्व करती है क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को। क्रॉस बॉर्डर मींस जो कंट्रीज यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट्स हैं उससे यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड देखता है। फर्दर जो नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं वो इन्फोर्स करती है। Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है जीडीपीआर की सीरीज 1 है, हिस्ट्री अबाउट हिस्ट्री इंस्टीट्यूशंस और जो डाटा प्राइवेसी में की टर्म्स हैं। बेसिकली जीडीपीआर की पूरी सीरीज आ रही है और ये मल्टीपल सेशंस पर एग्जिस्ट करेगी और ये उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट सेशन है। अच्छा, आज के हम सेशन में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीडीपीआर, उसके बाद हम देखेंगे यूरोपीय यूनियन क्या है और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया क्या है। फिर हम देखें कि किन जो है कंट्रीज में जीडीपीआर की कंप्लायंस होती है। फिर हम डाटा प्रोटेक्शन की हिस्ट्री देखेंगे, डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव क्या है। फिर हम कुछ देखेंगे कि OECD एंड कन्वेंशन 108 ये दो क्या चीज़ें हैं और डिफरेंस क्या है। फिर हम कुछ और ग्लोबल डाटा प्राइवेसी लॉ देखेंगे अदर देन जीडीपीआर। हम देखेंगे सेफ हार्बर और प्राइवेसी शील्ड क्या है, मैक्स श्रिम्स कौन था। फिर हम देखेंगे यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस जीडीपीआर को कैसे हैंडल करती हैं। फिर हम देखेंगे यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है और कुछ डाटा प्रोटेक्शन की टर्म्स। अच्छा, ये सीरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग सीरीज है और उसके अंदर बहुत सी टर्म्स यूज होंगी जो नेक्स्ट सारे रिकॉर्डेड सेशंस में होंगी। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं और इन टर्मिनोलॉजीज को आगे भी यूज किया जाएगा, तो ये जीडीपीआर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पहली सीरीज है। तो आगाज करते हैं। अच्छा, जीडीपीआर स्टैंड्स फॉर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। ये बेसिकली प्राइवेसी लॉ है। यूरोप में बना था, 2016 में बना था और इसे इन्फोर्स किया गया 2018 में।
अच्छा, मकसद इसका क्या था कि पर्सनल डाटा को और इंडिविजुअल्स को फुल पावर दी जाए उनकी इंफॉर्मेशन पे। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इंसान जो है वो इंश्योर कर सके प्राइवेसी को और अकाउंटेबिलिटी को डिजिटल वर्ल्ड में। अच्छा, एक स्मॉल सा डिफरेंस है लॉ और रेगुलेशन में। अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। Law, a law is a system of rules enacted by a government and enforceable by courts, while a regulation is a detailed directive issued by an authority to implement and enforce law. लॉ एक ऐसे सिस्टम ऑफ रूल्स है जिसे नाफिज करता है गवर्नमेंट और से इन्फोर्स करती है कोर्ट। और रेगुलेशन होता है वो किसी भी एक एक डिटेल्ड डायरेक्टिव होता है, गाइडलाइन होती है जो कोई भी अथॉरिटी इशू करती है। तो जीडीपीआर बेसिकली एक लॉ है जिससे गवर्नमेंट भी नाफिज करती है और इसके कोर्ट्स भी इसे देखता है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन और ईईए क्या है? अच्छा, यूरोपीय यूनियन बेसिकली 27 कंट्रीज हैं जो कि इकट्ठे काम करते हैं पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। और जो ईईए है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ये बेसिकली पार्टनरशिप है बिटवीन 27 जो कंट्रीज हैं यूरोप की और 3 अदर कंट्रीज जिसमें आइसलैंड, लिंकनस्टाइन और नॉर्वे है। और दीज कंट्रीज ट्रेड फ्रीली विद द यूरोप। ये तिजारत करती हैं यूरोप यूरोप की जो 27 कंट्रीज हैं उनके साथ, बट डोंट फॉलो ईयू पॉलिटिकल रूल्स। यूरोप के पॉलिटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करती। ठीक है। अच्छा, जीडीपीआर अप्लाई होता है 27 यूरोपीय कंट्रीज पे, जो हमने यहाँ 27 कंट्रीज का काउंट देखा था, और 3 यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया पे। 27 कंट्रीज में जिस पे ये अप्लाई होता है उसमें ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बल्गेरिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लुथानिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। और 3 जो कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन की उसमें आइसलैंड, लिंकनस्टाइन एंड नॉर्वे। अच्छा, जीडीपीआर अप्लाई होता है, जीडीपीआर अप्लाइज टू कंपनीज आउटसाइड द यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज। ये जो 27 कंट्रीज हैं इन पे भी अप्लाई होता है। और ये जो 3 ईईए कंट्रीज हैं, इफ दे हैंडल पर्सनल डाटा ऑफ पीपल इन द रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल इफ दे सेल प्रोडक्ट्स, ऑफर सर्विसेज और ट्रैक व्हाट पीपल डू ऑनलाइन। यानी कि जीडीपीआर अप्लाई उन कंट्रीज पे भी होता है अदर देन ईयू और ईईए, अगर वो हैंडल कर रही हैं डाटा यूरोप के सिटीजन्स का। अच्छा, स्पेशल केस हम देख लेते हैं क्या है। स्विट्जरलैंड हमारा ईयू में नहीं आता और ना ही ये जो है ईईए का मेंबर है। जो हमने ये पढ़ा है यूरोपियन कंट्रीज और ईईए। इसका अपना एक प्रोटेक्शन लॉ है जो कि काफी हद तक जीडीपीआर के साथ प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन है। यूनाइटेड किंगडम भी 2020 के अंदर जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया और उसका अपना जीडीपीआर है जो कि अलाइन है हमारे जीडीपीआर के साथ यूरोप के। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री। अच्छा, 1950 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूरोप ने दे स्टार्टेड थिंकिंग कि अब हमें ह्यूमन राइट्स पे और प्राइवेसी पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने एक जो है बेसिकली एक क्रिएट किया एक इदारा जिसे हम कहते हैं ECHR, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसका काम था टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल्स लाइक फ्रीडम एंड डिग्निटी। और उसमें बेसिकली डायरेक्टिव्स थे, गाइडलाइंस थे, और उन गाइडलाइंस पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स थे कंसिस्ट ऑफ, जिसमें आर्टिकल 8 कहता है कि एवरीवन हैज द राइट टू रिस्पेक्ट फॉर देयर प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ। और इसी लाइन ने इंट्रोड्यूस द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है। अच्छा, जो ECHR है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, बेसिकली ये ट्रीटी है। ट्रीटी बेसिकली एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है या तो 2 कंट्रीज के दरमियान या 2 ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। तो ECHR is a treaty between multiple countries, especially European nations, to protect human rights and freedoms. अच्छा, 1970s में कंप्यूटर का राइज ऑफ कंप्यूटर्स था, एवोल्यूशन आ रहा था।
तो कंप्यूटर्स के आने की वजह से कंप्यूटर्स बिगेन स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा, जिसकी वजह से कंसर्न रेज हो गए कि अब जब कंप्यूटर्स आए, जाहिर बात है जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो तो ये भी कंसर्न हुआ कि अब इनका इनका डाटा मिसयूज ना हो जाए, ये डाटा लीक ना हो जाए। तो 1970 में हेसी, बेसिकली सेंट्रल जर्मन की स्टेट है जिसमें फ्रैंकफर्ट भी है, उसने एक फर्स्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया जिसे कहते हैं हेसियन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, और इसने फॉलो किया, अदर कंट्रीज लाइक स्वीडन, फ्रांस और यूके ने इस लॉ को फॉलो किया। और ये क्या करता था, इट्स इंश्योर फेयर एंड सिक्योर हैंडलिंग ऑफ पर्सनल डाटा। अच्छा, 1981 में क्या हुआ, जैसे ही जब कंट्रीज जिस तरह के हेसियन डाटा प्रोटेक्शन लॉ 1970 में बना और इसे स्वीडन, फ्रांस और यूके जैसी कंट्रीज ने फॉलो करना शुरू किया, सो एज मोर कंट्रीज इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन लॉ, इससे इट बिकेम क्लियर दैट डाटा डजंट रिस्पेक्ट बॉर्डर्स। सो डाटा शेयर भी होने लगा मुख्तलिफ जो है कंट्रीज के अंदर। तो इसी बेसिस पे एक अक्रॉस द बॉर्डर एक फर्स्ट इंटरनेशनल डाटा प्रोटेक्शन ट्रीटी साइन हुई, और ये इसलिए साइन हो कि ताकि हम अक्रॉस द बॉर्डर्स के डाटा के लिए भी कोई रूल्स या कोई डायरेक्टिव्स या कोई गाइडलाइंस बनाए। और इसी ट्रीटी को साइन किया गया 1981 में। सो द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल डाटा प्रोटेक्शन ट्रीटी साइंड इन 1981, और इसे कन्वेंशन 108 भी कहते हैं। बेसिकली क्रिएटेड बाय यूरोपियन कंट्रीज टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा अक्रॉस बॉर्डर्स। और कन्वेंशन 108 वाज द फर्स्ट लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये एक ट्रीटी थी जिसमें कंट्रीज बैठे और इन्होंने एक प्रॉपर लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया टू प्रोटेक्ट पीपल प्राइवेसी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इससे जो पहले था 1981 से, उसमें हर कंट्री अपना पर्सनल जो है, अपनी पर्सनल गाइडलाइंस को जो है फॉलो करती थी। 1981 में ये फर्स्ट ट्रीटी सारी यूरोप की कंट्रीज बैठ के इन्होंने एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट किया टू प्रोटेक्ट जो है डाटा प्राइवेसी अक्रॉस बॉर्डर। और so ये देखें what it does, it ensures privacy rights and respected by both public and private organization and makes cross border data transfer safer। अच्छा, OECD बेसिकली गाइडलाइन क्या है और कन्वेंशन 108 क्या है? कन्वेंशन 108 तो हमने पढ़ ली है, लेकिन इससे पहले OECD को भी हम देख लेते हैं। Sorry, a set of recommendations by the OECD to protect personal data while allowing the free flow of information across border. और कन्वेंशन 108 है, a legal binding treaty by the Council of Europe that set rules for the protection of personal data and privacy। OECD भी डाटा जो आपका पर्सनल डाटा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही था, लेकिन ये फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस बॉर्डर्स करता था, इसमें कोई लीगल बाइंडिंग साइन नहीं थी। 108 में लीगल बाइंडिंग साइन थी। ठीक है, ये फोकस करता था इंटरनेशनल डाटा फ्लो को। ठीक है, ये भी प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन की बात करता है, डाटा फ्लो अक्रॉस द बॉर्डर्स, लेकिन फर्क ये है कि उसमें लीगल बाउंडिंग नहीं थी, इसमें लीगल बाइंडिंग थ्रू ट्रीटी, प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, इसकी जो टारगेट ऑडियंस थी, इसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूएस जैसी थी कंट्रीज, और इसमें यूरोपियन भी थी और नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी थी, जैसे अर्जेंटीना, यूरुग्वे। इसका मेन पर्पस था ओईसीडी प्राइवेसी गाइडलाइंस का, कि ये प्रमोट करती थी प्राइवेसी प्रोटेक्शन को विदाउट ब्लॉकिंग कोई डाटा फ्लो। और कन्वेंशन 108 क्या करता था कि पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता था एंड इंश्योर करता था कंसिस्टेंट प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज वही कंट्रीज हैं जो हमने यूरोप, जो पीछे हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड्स में पढ़ा था, 27 यूरोप और 3 ईईए कंट्रीज जो है, जो कि हमारे पास ये स्लाइड थी, यूरोपियन कंट्रीज एंड ईईए। तो ये मेंबर कंट्रीज, ईयू, ईईए, ये बहुत बेसिक चीज है, ये पूरी जीडीपीआर की सीरीज में इस होगी, ये टर्म यूज होगी।
और आगे इंस्टीट्यूशंस का भी नाम यूज होगा। तो ये जो है लेक्चर जीडीपीआर के लिए ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अच्छा फर्दर, अच्छा फास्ट फॉरवर्ड हम चलते हैं 1990s में इंटरनेट अराइव्ड हुआ, काफ़ी लोग बिजनेसेस अक्रॉस द ग्लोब कनेक्ट होना शुरू हो गए, बैंक्स, रिटेलर्स, आपके टेक जाइंट्स डाटा को कलेक्ट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो यूरोप वालों ने रियलाइज किया कि क्यों ना एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया जाए टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स डाटा इन द न्यू वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड। सॉरी मुझे बीच में पॉज करना पड़ता है क्योंकि लोगों को एडमिट भी करना पड़ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा दोबारा वहां से स्टार्ट करूं जहां से ब्रेक कर रहा हूं। अच्छा, तो 1990s में इंटरनेट अराइव्ड हुआ, लोग ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू हो गए, बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब कनेक्ट होना शुरू हो गए, बैंक्स, रिटेलर्स, जितने बड़े टेक जाइंट्स हैं वो डाटा कलेक्ट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे पर्सनल डाटा फॉर बिजनेस नीड्स। यूरोप ने रियलाइज किया कि क्यों ना एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया जाए ताकि वो अपने सिटीजन्स का डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें डिजिटल वर्ल्ड में। तो 1995 में एक एक उन्होंने एक डायरेक्टिव बनाया है जिसे कहते हैं ईयू डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव, और इसका पर्पस था कि कंपनीज कलेक्ट करें डाटा फॉर स्पेसिफिक रीजन। पीपल के पास, लोगों के पास राइट हो अपने डाटा को एक्सेस करने का, उसे सही करने का, और डाटा को आउटसाइड यूरोप से ना भेजा जाए अनटिल और अनलेस उसकी प्रोटेक्शन ना हो। इसके बारे में फर्दर आगे पढ़ते हैं। इसे हम डायरेक्टिव, डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव भी कहते हैं 1995, और डायरेक्टिव 95/46/EC भी कहते हैं। इंटरव्यू में जरूर अक्सर पूछते हैं, जीडीपीआर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये एक लॉ है जो क्रिएट किया यूरोपीय यूनियन ने टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा और इंश्योर कर सकें इंडिविजुअल की प्राइवेसी को। और ये जो है ये कॉमन रूल्स सेट करता है अक्रॉस होल यूरोप, और मेक श्योर करता है कि जो आपका पर्सनल डाटा है वो हैंडल हो, सिक्योर हो, और हैंडल प्रॉपरली हैंडल किया जाए। अच्छा, इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड ये है कि इस डायरेक्टिव से पहले 1995 से आपके पास कोई इस तरह यूनिफाइड डाटा प्रोटेक्शन रूल नहीं था यूरोप के अक्रॉस। हर जो मेंबर थी, हर स्टेट थी, उसका अपना एक लॉ था जिसकी वजह से कुछ इनकंसिस्टेंसीज आती थी। और तो इसलिए जो डायरेक्टिव है ये वाला डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव है, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है एक सिंगल लीगल फ्रेम तौर पर, ताकि आप जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें हार्मोनाइज कर सकें, उसके लॉज को आप इंश्योर कर सकें इंडिविजुअल डाटा को। इसे अडॉप्ट किया गया था 1995 में। इसके मेन जो प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी है आपके पर्सनल डाटा की, आपके पास इंडिविजुअल के पास राइट्स है टू एक्सेस, अपने डाटा को सही करवा सकें, बिजनेस जो है वो कंसेंट ले सकें, आप आपसे आपकी राय पूछ सकें अगर वो आपका कोई डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा को सिक्योर किया गया और कोई भी अननेसेसरी और अनप्रोटेक्टिव डाटा को रोका गया। और इसी डायरेक्टिव की को रिप्लेस किया गया था लेटर ऑन जीडीपीआर से इन 2018 में। अच्छा, फर्दर हम देखते हैं कि जब यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस होते हैं इनके दरमियान, तो इनके दरमियान भी कुछ एवोल्यूशन आया, तो कुछ कुछ लॉज बने जिसमें बड़े जो फेमस लॉ थे जिन्हें कहते हैं सेफ हार्बर और प्राइवेसी शील्ड। ये दो लॉ हैं जो कि बेसिकली यूरोप के सिटीजन्स को जब कोई बिजनेस होता है अमेरिका में तो उससे प्रोटेक्ट करती हैं कि आपका डाटा जो यूरोपियन सिटीजन्स का है वो सेफ हो। तो सेफ हार्बर और प्राइवेसी शील्ड आपके फ्रेमवर्क्स हैं डिजाइन टू रेगुलेट डाटा ट्रांसफर बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ ईयू सिटीजन पर्सनल डाटा। अच्छा, ये दो डाटा बने और इन दो डाटा का पर्पस जिस तरह हमने पढ़ लिया कि सेफ हार्बर में एक एग्रीमेंट है, लिखा है व्हाट इट वाज, ये है क्या, ये एक एग्रीमेंट था यूएस कंपनीज को कि वो अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कर सकें कि वो कंप्लाई करती हैं यूरोप के डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड से। और प्राइवेसी शील्ड भी ये था कि इसको रिप्लेस किया गया था बाद में सेफ हार्बर की जगह 2016 में। क्यों किया गया वो हम देखते हैं बाद में, अभी सिर्फ हम इसका पर्पस पढ़ रहे हैं।
ये क्यों बनाया गया है, क्यों क्रिएट किया गया है? टू इनेबल स्मूथ डाटा ट्रांसफर हो आपकी और आपका डाटा यूरोपियन सिटीजन्स का प्रोटेक्ट हो अंडर स्ट्रिक्ट यूरोपियन प्राइवेसी लॉज। और प्राइवेसी शील्ड भी जब रिप्लेस हुआ सेफ हार्बर के साथ, उसका पर्पस भी ये था कि डाटा ट्रांसफर को स्ट्रिक्ट किया जाए। अच्छा, ये दोनों लॉज जो हैं वो इनवैलिड मनसूख हो गए। उसकी वजह ये है कि एक साइंटिस्ट, एक ऑस्ट्रियन प्राइवेसी एक्टिविस्ट था, जिसका नाम श्रिम्स था, मैक्स श्रिम्स कहते हैं। और वो फेमस इसलिए है कि वो उसने चैलेंज किया, बेसिकली वो करता था डाटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस को। स्पेशली उसने यूरोपियन सिटीजन्स के डाटा को अमेरिका में जब फ्लो होता है, तो उसमें उसने क्या किया कि उसने कहा कि उसने एक केस किया यूरोपीय काउंसिल में कि एक गवर्नमेंट की एक कंपनी थी, प्रिज्म इज अ प्रिज्म इज अ यूएस गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो कि 2013 में था, जो कि डाटा कलेक्ट करता था, ईमेल चैट्स फ्रॉम बिग टेक कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, टू मॉनिटर कम्युनिकेशन मेनली ऑफ पीपल आउटसाइड द यूएस। तो मैक्स श्रिम्स ने ये केस किया कि जो उनका यूरोपियन का डाटा है और इस जो प्रिज्म जो यूरोपियन यूएस का जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है, उसमें सेव नहीं है। और ये केस उसने जीत लिया। तो इसलिए जो ये केस है वो जो ये जो लॉज हैं वो इनवैलिड हो गए थे। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री में पता होना चाहिए चीज। अच्छा, बाय मिड्स 2010 यूरोप ने जो है अपने ने रियलाइज किया कि अब उसे फर्दर स्ट्रॉन्ग अपने लॉस को बनाना चाहिए। तो उसने 2016 में जीडीपीआर पर काम करना शुरू किया। 2010 से ऑलमोस्ट 2016 तक काम हो रहा था और 2016 में ऑलमोस्ट उसने जीडीपीआर को बना लिया था। लेकिन जो इसे इन्फोर्स किया गया था वो 2018 में किया गया था। जीडीपीआर के जो कुछ स्ट्रॉन्ग बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये हैं कि स्ट्रॉन्गर राइट्स थे इंडिविजुअल्स के। इंडिविजुअल्स में पूछ सकते थे अपनी रेक्टिफिकेशन के बारे में, अपने डाटा के बारे में, डिलीशन, एसेस, अगर वो कोई चीज़ भूल रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, तो इस बारे में वो पूछ सकते थे। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी कंपनीज की शुरू होने लग गई इस डेटा से, ठीक है। फिर डीपीआई जैसी डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ये सारी चीजें अभी सिर्फ एक जनरली मैं बता रहा हूँ, इसे बाद में डिटेल में हम देखेंगे। प्राइवेसी बाय डिजाइन का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर कोई कंपनीज फेल हो जाती हैं तो ह्यूज फाइन्स अप टू 20 मिलियन या जितना भी उसका कंपनी का ग्लोबल रेवेन्यू है उसका 4%। और फिर क्रॉस बॉर्डर टाइप चीजें आ गई कि अगर हमने क्रॉस बॉर्डर कोई चीज भेजनी है तो हमने स्टैंडर्ड क्लॉजेस, एक सॉर्ट ऑफ टर्म है, एक प्रॉमिस होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में भेज रही है कोई चीज को, अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस होता है कि आप वो डाटा को प्रोटेक्ट करोगे। तो ये चीजें कुछ चीजें थी जो जीडीपीआर में आने लग गई, जिसकी वजह से फर्दर फेमस भी हुआ और अभी तक स्टिल इस पे इस चीज को एक्नॉलेज किया जा रहा है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जो हमने क्विक समरी पढ़ी हिस्ट्री के कि 81 में हम जितना भी हमने बैक में पढ़ा है तो उसको हम ये उसका एक सॉरी ये बीच में अच्छा, क्विक समरी हम देख लेते हैं कि जो अभी हमने जितनी भी स्लाइड्स को पीछे पढ़ा है कि क्या-क्या हुआ, कैसे मैच्योर हुआ। 81 में जो हमने पढ़ा कन्वेंशन 108 साइन हुआ। ट्रीटी थी बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज। उन्होंने जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में एक मुआहदा किया जिसे कन्वेंशन 108 कहा जाता है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने डाटा को अक्रॉस द बॉर्डर्स। 1995 में ईयू की डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव बना, एक स्टैंडर्ड बना जो कि डाटा प्रोटेक्शन लॉस को अक्रॉस द यूरोप, ठीक है। 2000 में फर्दर आपके कुछ लॉज आए, लेकिन इंटरनेट की मैसिव यूजेज की वजह से चीजें चेंज हुई। 2016 में जीटीपीआर आया। जीटीपीआर के फीचर्स अभी हमने पढ़े हैं कि स्ट्रॉन्गर राइट्स, इंडिविजुअल्स को राइट दिए गए स्ट्रॉन्गर कि वो अपने डाटा के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं फुल। और फिर श्रिम्स के बारे में हमने पढ़ा है कि श्रिम्स ने किस तरह डाटा को किस तरह फाइल किया था केस, और बेसिकली क्या था प्रिज्म प्रोग्राम। तो ये अच्छा,
ग्लोबल डाटा प्राइवेसी लॉज में कुछ फेमस लॉज हैं जीडीपीआर के अलावा। यूनाइटेड स्टेट्स में हम देख लेते हैं, हिप्पा जिसे कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 1996 में, ये हेल्थ इंफॉर्मेशन के डाटा को करता है। फिर जीएलबीए, ग्राम लीच बिली एक्ट जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल डाटा को करता है। कैलिफोर्निया का कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है, सीसीपीए, कंज्यूमर राइट्स ओवर डाटा के बारे में है ये एक्ट। ये कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। कनाडा में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक्ट है, ठीक है, रेगुलेट करते हैं आपके जितने भी प्राइवेट सेक्टर डाटा को यूज करने के लिए। ब्राजील में जो एलजीपीडी के नाम से 2020 में है, ये भी आपके पर्सनल डाटा के बारे में है। इंस्पायरेशन इसकी जीडीपीआर से ही ली गई है। चाइना में पीआईपीएल है 2021 में, ये भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है हैंडलिंग में अबाउट पर्सनल डाटा। ऑस्ट्रेलिया का है प्राइवेसी एक्ट है। इंडिया में अभी 2023 में डीपीडीबीए पे काम हो रहा है बहुत ज्यादा। और साउथ अफ्रीका का है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्ट। ये कुछ फेमस लॉज हैं अदर देन जीडीपीआर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, हम आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो ओवरव्यू है यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस का, कि जो जीडीपीआर लॉ बने इससे कौन कौन सी जो बॉडीज हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्विकली देखेंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। यूरोपियन कमीशन क्या है, काउंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपीय यूनियन क्या है, यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है, नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज क्या हैं जिसे डीपीएस कहते हैं, यूरोपियन ओम्बड्समैन क्या है, यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजर जिसे ईडीबीएस कहते हैं, ये क्या है। तो ये कुछ हम देखेंगे इंस्टीट्यूशंस का नाम, इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो हमने जीडीपीआर लॉ के बारे में पता है तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो जीडीपीआर का जो लॉ है उससे कौन से इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट से। अच्छा, यूरोपियन पार्लियामेंट ये वॉइस है आपकी, इज द वॉइस ऑफ ईयू, यूरोपियन के सिटीजन्स की। ये रिप्रेजेंट करती है वहाँ के लोगों को, और बहुत क्रिटिकल रोल है इसका। यही लॉ जो है क्रिएट करती है, इंक्लूडिंग दोस ऑन डाटा प्रोटेक्शन। द पार्लियामेंट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राफ्टिंग एंड अप्रूविंग, ड्राफ्ट भी करती है, अप्रूव भी करती है जीडीपीआर को, और इंश्योर करती है कि जो आपका न्यू डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो अलाइन हो यूरोप के सिटीजन्स के राइट्स के साथ। तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट है। सेकंड में यूरोपियन कमीशन क्या है। यूरोपियन कमीशन प्रपोज करती है न्यूज लॉ को, जो नए लॉज हैं, इंश्योर करती है कि जो जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं वो यूरोप के इम्प्लीमेंट करें यूरोप के लॉज को करेक्टली, और रिप्रेजेंट करें जो यूरोप का जो है डाटा इंटरनेशनली। तो ड्राफ्ट करती है ये जीटीपीआर को, मॉनिटर भी करती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, निगोशिएट करती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर डाटा ट्रांसफर, लाइक द अभी हमने पढ़ा है प्राइवेसी शील्ड को भी, जो अब इनवैलिड नहीं है, ये एससीसीज हैं। तो ये यूरोपियन कमीशन का ही काम था। सुपरवाइज करती है क्रॉस बॉर्डर्स कॉपरेशन बिटवीन नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज। तो ये यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन पार्लियामेंट का डिफरेंस है। अच्छा, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन क्या है। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियंस में रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट्स ऑफ द 27 ईयू मेंबर स्टेट्स, जो हमने शुरू में देखी, जो 27 मेंबर स्टेट्स थी। मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच कंट्री मीट टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज एंड अप्रूव लेजिस्लेशन। तो इन 27 कंट्रीज को मिलाकर जो है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। ये हमने यहाँ देखा था, इसके 27 कंट्रीज में हमारे पास ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, ये एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड। तो ये सारी जो 27 कंट्रीज हैं, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं स्लाइड में। अच्छा, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जिसे सीजेईयू भी कहते हैं, ये इंश्योर करता है यूरोप के लॉज को आर इन दैट यूरोप लॉज आर इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल मेंबर स्टेट्स, कि जितनी भी यूरोप के लॉज हैं उससे अक्रॉस जो मेंबर स्टेट हैं आपकी 27 को, उसमें कोर्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन है।
और जो आपका जो हमने अभी पढ़ा पीछे के जो श्रिम्स था, जो एक ऑस्ट्रियन जो प्राइवेसी एक्टिविस्ट था, जिसने चैलेंज किया था कि हमारा जो यूरोप के लोगों का डेटा है वो अमेरिका में सेव नहीं है, और उसने ये केस इसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन में जीता था और विन किया था, जिसकी वजह से जो आपके जो सेफ हार्बर और प्राइवेसी शील्ड जैसे जो फ्रेमवर्क थे वो इनवैलिड हुए। तो उसने यही कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपीय यूनियन में वो केस जीता था। अच्छा, फर्दर हमने है यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंश्योर करती है कि आपकी कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जीडीपीआर अक्रॉस यूरोप, और ये फैसिलिटेट करती है कोऑपरेशन बिटवीन नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज। ठीक है। नेशनल डीबीएस क्या कहते हैं? हर मेंबर स्टेट की अपनी एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्स करने में जीडीपीआर एट द नेशनल लेवल। जिस तरह जर्मनी की अपनी है जिसे बीएफडीआई कहते हैं, फ्रांस की अपनी है जिसे सीएनआईएल कहते हैं, आयरलैंड की अपनी है जिसे डीपीसी कहते हैं। तो नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज होती हैं, हर मेंबर स्टेट की जो हमने पढ़ी है उसकी एक अपनी डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो कि इन्फोर्स करती है चीजों को नेशनल लेवल पे। अच्छा, यूरोपियन ओम्बड्समैन किसे कहते हैं? ये इन्वेस्टिगेट करती है कोई भी कंप्लेन को अगेंस्ट यूरोपियन इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज, हैंडल करती है किसी किस्म के इश्यूज को जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस देखती हैं, देम्स हैंडल्स इश्यूज रिलेटेड टू हाउ यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस देमसेल्फ हैंडल पर्सनल डाटा, इंश्योर करती है आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है। फिर यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजर ईडीबीएस कहते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि डाटा प्रोटेक्शन को देखती है यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और बॉडीज के अंदर। क्विक व्यू देख लेते हैं कि जो हमने जितना भी पीछे पढ़ा है उसके बारे में क्या है। हमने पढ़ा यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन क्या है? बेसिकली 27 कंट्रीज की कॉपरेशन है जो कि देखती है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को। रोल क्या है इनका? कॉमन पॉलिसीज बनाती है डाटा प्रोटेक्शन पे के इंश्योर कर सके पीस को, स्टेबिलिटी को और कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है? ये प्रेजेंट करती है यूरोपियन सिटीजन्स को और लॉ बनाती है। रोल क्या है इसका? हेल्प ड्राफ्ट बनाने में, अप्रूव करने में मदद करती है यूरोप के सिटीजन के राइट्स को। यूरोपियन कमीशन क्या है? ये प्रपोज करती है, इंश्योर करती है, इम्प्लीमेंट करती है यूरोपियन लॉज को, रिप्रेजेंट करती है यूरोप को इंटरनेशनली। ठीक है। ड्राफ्ट करती है जीटीपीआर को, मॉनिटर करती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, निगोशिएट करती है इंटरनेशनल डाटा ट्रांसफर एग्रीमेंट्स को। ठीक है। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन क्या है? ये रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट्स ऑफ ईयू मेंबर स्टेट्स, अप्रूव करती है जीटीपीआर को विद द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड बैलेंसेस नेशनल इंटरेस्ट विद द यूरोपियन गोल्स। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? इंश्योर करती है यूरोप के लॉज को कि अप्लाइड हैं वो तमाम मेंबर स्टेट्स के में। और की रूलिंग्स लाइक जो हमने देखा है, श्रिम्स ने जो अपना केस जीता, उससे लगा कि जो हमारे जो यूरोप के लोग हैं उनका डाटा प्रोटेक्ट नहीं करता जब हम ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ, तो उसने केस किया और ये केस को जीता। तो फिर जो सेफ हार्बर जैसे और प्राइवेसी शील्ड जैसे फ्रेमवर्क थे वो इनवैलिड मनसूख हुए। यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंश्योर करती है कंसिस्टेंट जीडीपीआर एप्लीकेशन को अक्रॉस द यूरोप, गाइडलाइंस इशू करती है, रिजॉल्व करती है क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को। क्रॉस बॉर्डर मींस जो कंट्रीज यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट्स हैं उससे यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड देखता है। फर्दर जो नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं वो इन्फोर्स करती है जीडीपीआर को। हर कंट्री का अपना एक नेशन एंड ये जो आपके डीबीएज हैं वो अलग है। इन्वेस्टिगेट करती है ब्रीचेस को, इम्पोज करती है फाइंस को, गाइडेंस देती है, इन्फोर्स करती है जीडीपीआर को लोकल लेवल पे। जिस तरह हमने देखा फ्रांस में अपनी डीबीए है, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे सीएनआईएल कहते हैं, और आयरलैंड में अपनी है जिसे डीपीसी कहते हैं। यूरोपियन ओम्बड्समैन किसे कहते हैं? ये इन्वेस्टिगेट करती है कंप्लेंट्स को अगेंस्ट यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस में,
इंश्योर करती है कि आपके जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैंडल करें अपने पर्सनल डाटा को ट्रांसपेरेंटली एंड अकाउंटेबली। यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजर ईडीबीएस करती है कि आपको ओवरसी करती है डाटा प्रोटेक्शन विद इन यूरोपियन इंस्टीट्यूशन, मॉनिटर करती है कि कैसे आपकी जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस है वो डाटा को हैंडल कर रही है, एडवाइस करती है पॉलिसीज को जो अफेक्ट करती हैं प्राइवेसी पे, कोलैबोरेट करती है ईडीबीपी फॉर जीडीपीआर कंसिस्टेंसी। तो ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में था। अच्छा, अब हम देखते हैं ये इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करते हैं आपस में। यूरोपियन कमीशन है जिसके बारे में पढ़ा है, ये प्रपोज करती है डाटा प्रोटेक्शन लॉ को, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट और जो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन डिबेट है वो अमेंड करती है और अप्रूव करती है उन लॉस को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में अगर बात की जाए तो यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जिसे आप ईडीबीपी कहते हैं, ये इंश्योर करती है कि जीडीपीआर आपका अप्लाइड होता है कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल मेंबर स्टेट्स, जितनी भी 27 स्टेट्स हैं उन तक जीडीपीआर यूनिफॉर्मली डिवाइड और इंश्योर और कंसिस्टेंटली चल रहा हो एक साथ हार्मोनाइज वे में। ये यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का काम है। फिर नेशनल डीबीए जैसे हम डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज करते हैं, ये जीडीपीआर को इन्फोर्स करती है। हर मेंबर कंट्री की अपनी अपनी डीबीए है। कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूरोपियन यूनियन का काम है, ये कोई किसी किस्म के जो डिस्प्यूट्स होते हैं या कोई कंप्लायंस के इश्यूज होते हैं तो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपीय यूनियन देखता है। अकाउंटेबिलिटी के लिए यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजर होता है और एंड यूरोपियन ओम्बड्समैन होल्ड यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल फॉर देयर हैंडलिंग ऑफ पर्सनल डाटा। तो अगर पूछा जाए कि यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस को कौन अकाउंटेबल करता है तो यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजर एंड यूरोपियन ओम्बड्समैन। अच्छा, फर्दर हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है बेसिकली। अच्छा, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जीटीपीआर में रेफर करता है उन सेट ऑफ लॉस को और रूल्स को और उन गाइडलाइंस को जो कि एस्टेब्लिश की गई टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा एंड प्राइवेसी विद इन द यूरोपीय यूनियन। जिस तरह मेन रेगुलेशन है यूरोपियन की 2016/679 के आप जो है दैट गवर्न्स डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल, आपके जितने भी डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, अकाउंटेबिलिटी है कि आपने डाटा को कैसे हैंडल करना है। राइट्स ऑफ डाटा सब्जेक्ट्स हैं कि किसी बंदे की इंफॉर्मेशन है उससे उस पर एक्सेस होना चाहिए, अगर वो गलत है तो वो सही कर सके, गलत इंफॉर्मेशन को वो डिलीट करने का कह सके। ये राइट्स ऑफ डाटा सब्जेक्ट्स हैं। ऑब्लिगेशंस फॉर कंट्रोलर एंड प्रोसेसर, इन टर्म्स को हम पढ़ेंगे बाद में कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि किस तरह वो डाटा को कलेक्ट करें, स्टोर करें, कैसे उन्हें प्रोसेस करें। फिर सुपरवाइजरी अथॉरिटीज आ जाती हैं, वो रेगुलेटरी बॉडीज इन ईच यूरोप कंट्रीज जो कि यूरोप जीडीपीआर को कंप्लायंस को इन्फोर्स करा रही हैं। इसे सुपरवाइजरी अथॉरिटीज करते हैं। डिटेल में हम इन चीजों को देखेंगे। पेनल्टीज एंड फाइन, ये सारी चीजें मिलकर आपका एक फ्रेमवर्क बनाती हैं ताकि आपका जो लॉ है वो लॉफुली, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लॉफुली हैंडल हो सकें, सिक्योरली हो सकें और ट्रांसपेरेंट हो सकें विद इन द यूरोपियन यूनियन। अच्छा, कुछ की टर्म्स को हम देख लेते हैं जो कि जिनका पता होना फर्स्ट सेशन में ज़रूरी है ताकि आगे अगर ये चीज़ें यूज़ हों तो हमें एटलीस्ट इसका आइडिया हो। अच्छा, पर्सनल डाटा वो है कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी बंदे का नाम है, ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सेंसिटिव पर्सनल डाटा कहते हैं कि किसी किस्म के जो आपकी जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, आपके बायोमेट्रिक डाटा है, आपके जो मज़हबी बिलीव्स हैं, ये आपकी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो इसे सेंसिटिव पर्सनल डाटा कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग क्या है कि एनी एक्शन टेकन विद इन द डाटा, कोई भी डाटा पर किसी किस्म का एक्शन लिया जा रहा हो, चाहे वो कलेक्ट किया जा रहा हो, स्टोर किया जा रहा हो या उस पर कोई एनालाइज किया जा रहा हो, तो इसे डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। इसकी एग्जांपल भी है कि एन ऑनलाइन स्टोर कलेक्टिंग एंड सेविंग योर नेम एंड एड्रेस फॉर डिलीवरी इज डाटा प्रोसेसिंग। कोई भी ऑनलाइन स्टोर है वो सॉरी आपकी जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, आपके नाम को सेव करता है, आपके एड्रेस को सेव करता है कि अगर आप कोई चीज डिलीवर कर सके
इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। कंट्रोलर क्या है? डाटा कंट्रोलर और प्रोसेसर, ये दो टर्म्स पूरी जीडीपीआर की सीरीज में बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो ये दो का पता होना बहुत जरूरी है कि डाटा कंट्रोलर द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट डिसाइड्स हाउ एंड व्हाई पर्सनल डाटा इज प्रोसेस। कोई भी शख्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ये डिसाइड करे कि कैसे और क्यों आपका जो डाटा है वो प्रोसेस हो। जिस तरह एक बैंक, a bank collecting and managing customer information to open accounts acts as a data controller। कोई भी बैंक है वो कलेक्ट करता है और मैनेज करता है कस्टमर इंफॉर्मेशन को ताकि वो अकाउंट खोल सके, तो ये डाटा कंट्रोलर है वो। और डाटा प्रोसेसर क्या है कि कोई शख्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोसेस करती है पर्सनल डाटा को ऑन बिहाफ ऑफ ए डाटा कंट्रोलर। For example, a cloud storage company storing data for a bank is a data processor। कि कोई भी क्लाउड स्टोरेज कंपनी जो कि बैंक का डाटा स्टोर करती है, इसे डाटा प्रोसेसर कहेंगे। अच्छा, कॉन्सेंट है। कॉन्सेंट का मतलब है कि किसी से परमिशन ली जाए, ठीक है, कि आपका डाटा वो क्यों यूज कर रहा है, ठीक है, तो इसे कॉन्सेंट कहते हैं, किसी से उसकी इजाजत लेना। ट्रांसपेरेंसी है, क्लियरली इंफॉर्मेशन देना कि कैसे आपके डाटा को यूज किया जाएगा, ठीक है। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आ जाती है, इसे हम लेटर ऑन देखेंगे, ठीक है। कुकीज वगैरह, ये सारी चीजें से देखेंगे हम लेटर ऑन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाटा ब्रीच का मतलब कोई चीज ब्रीच आउट हो जाए लॉ के अगेंस्ट, या एक्सीडेंटली या एक्सपोज हो जाए, स्टोलन हो जाए, बेशक उसका हार्म हो या ना हो, लेकिन ब्रीच में आएगा। एनी इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्रीच। राइट्स ऑफ डाटा सब्जेक्ट्स क्या हैं? कि लीगल राइट्स इंडिविजुअल के, कि उसे पता होना चाहिए कि उसका पर्सनल डाटा के साथ कि क्या हो रहा है, कितना डाटा लिया जा रहा है, वो क्यों यूज हो रहा है, क्या वो उसे एक्सेस कर सकता है, क्या वो उसे डिलीट कर सकता है, क्या वो उसके बारे में पूछ सकता है, क्या जो उसकी डिटेल्स हैं किसी इदारे के पास या किसी इंस्टीट्यूशंस के पास, वो आया सही भी हैं, क्या वो उस तक हैं या वो आगे भी फर्दर यूज कर रहे हैं। तो ये किसी भी पर्सन के राइट्स हैं, जिसे राइट्स ऑफ डाटा सब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। प्राइवेसी बाय डिजाइन एंड डिफॉल्ट को लेटर ऑन हम सारी टर्म्स को पढ़ेंगे। प्राइवेसी बाय डिजाइन एंड डिफॉल्ट का मतलब है कि कोई भी सिस्टम आप शुरू से ऐसा बना रहे हो कि वो सिस्टम सिक्योर हो, सेव हो। इंटरनेशनल डाटा ट्रांसफर, कि आपने कोई भी पर्सनल डाटा को किसी कंट्री में भेज रहे हो, लेकिन एक सर्टेन रूल्स के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। फर्दर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं आज के सेशन में, सेशन से रिलेटेड अगर कोई हो क्वेश्चन।